नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डी राज एजुकेशनल हेल्पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला अगला वीडियो सर्वप्रथम आपके पास ही पहुँचे। और वीडियो को शुरू से लगा करके अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक प्रश्न भी मिस ना हो और आप परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते। हम यही आशा करते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा के अंदर मेरिट में आए। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न फर्स्ट, ब्रिटिश भारत का इतिहास की पुस्तक के लेखक थे क लॉर्ड कर्जन, ख जेम्स रेनेल, ग जेम्स मील, ग डलहौजी। तो इसमें विद्यार्थियों आएगा जेम्स मील। इसमें राइट आंसर है जेम्स मील। दूसरे क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह हुआ था क 1871, ख 1860, ग 1859, घड़ी का घ 1849। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों 1859। प्रश्न 3 देखिए, अंतिम मुगल बादशाह था क औरंगजेब, ख जहांगीर, ग बहादुर शाह जफर, घ शाहजहां। इसमें राइट आंसर है विद्यार्थियों बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी? सन क में 1854, ख में 1855, ग में 1860, घड़ी के घ में 1850। इसमें राइट आंसर आएगा 1854। प्रश्न 5 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसमें सरस्वती नहीं लिखा हुआ है विद्यार्थियों, लेकिन इसमें यह भी आ सकता है स्वामी दयानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। ख पेरियार, गाय का ग स्वामी विवेकानंद ने, घड़ी का घ राजा राम मोहन राय ने। इसमें राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। इसमें विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी इनमें से कोई नहीं लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें राइट आंसर है मृदा का गठन। प्रश्न 6 देखिए, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण। तो विद्यार्थियों भूमि निम्नीकरण के दो कारण हैं। पहला है वनोन्मूलन, और दूसरा है अति पशुचारण या अतिचारण। 7वां देखिए, जनहित याचिका क्या है? वह याचिका जो लोगों के हित के लिए न्यायालय में दायर की जाती है, अर्थात जनता के हित के अंदर न्यायालय के अंदर पेश की जाती है, उस ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थियों खनिज कितने प्रकार के होते हैं इसका आप कमेंट में बता सकते हो, तो बताना, मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि आप इसके न बता पाओ, इससे मिस न हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 9 देखिए, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। प्राकृतिक गैस से संपन्न 2 देश नीदरलैंड और रूस हैं। कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, जिसमें से आप नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ। भौतिक कारक, प्रौद्योगिक कारक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, संगठनात्मक इत्यादि कारण है जो प्राकृतिक गैस संसाधनों से जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। विद्यार्थियों सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कृषि को प्रभावित करते हैं। उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य? किसी क्षेत्र विशेष में भारी या अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करके वर्ध रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं।
यानी किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन करना और उसका बड़े रूप में बेचना, यानी लोगों के लिए सेवा प्रदान करना, इस प्रकार के कार्य को या इस प्रकार होने वाले व्यवसाय को उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? विद्यार्थियों, जीवन प्रत्याशा एक निश्चित उम्र के बाद जीवन की शेष बचे वर्षों की औसत संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की 60 वर्ष उम्र हो गई है, उसके बाद उसके पीछे 40 बचे औसत वर्षों की संख्या होती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। उत्प्रवासी व अप्रवासी में क्या अंतर है? उत्प्रवासी का अर्थात विद्यार्थियों ऐसे व्यक्ति जो देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चले गए, अर्थात अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निवास करना शुरू कर दिया, उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो मूल स्थान से किसी कारणवश दूसरे स्थान गए, लेकिन कुछ समय के लिए गए और कुछ समय पश्चात वापस अपने मूल स्थान पर वापस आए, उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार के 3 अंग कौन कौन से? विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, राज्यपालिका और न्यायपालिका। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? विद्यार्थियों, नागरिकों के लिए आपको पता है कि मौलिक अधिकार आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम अपने मौलिक अधिकार जो जीवन जीने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनके अधिकार एवं स्वतंत्रता की सरकार के प्रभाव से सुरक्षा पाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान दिया गया है? यानी भारत, आपको पता है दोस्तों और विद्यार्थियों कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसको किस बातों के आधार पर बताया गया है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, अर्थात ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू सभी, यानी ऐसा कोई धर्म नहीं जिसके धर्म के लोग निवास नहीं करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है उसमें सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। धर्म सांप्रदायिकता को जन्म देता है तथा सांप्रदायिकता विकास में बाधा डालती है, यानी देश के विकास में बाधा डालती है। भारत में अल्पसंख्यकों से सुरक्षा का विकास पैदा करना होगा जिससे विश्व में आगे बढ़ पाए। इन कारणों से धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है, यानी अंतर बताना है। संसद अर्थात लोकसभा, तो विद्यार्थियों अपन बात करते हैं लोकसभा विधानसभा में अंतर के बारे में। तो लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी एक राष्ट्र की जनता, यानी उस राष्ट्र में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, यानी वैसे व्यक्तियों द्वारा उसे प्रतिनिधित्व चुना जाता है लोकसभा में। और लोकसभा की अधिकतम सीटें यानी संख्या होती है वो विद्यार्थियों 500 होती है, आपने सुना है। दूसरी है विधानसभा या राज्य विधानसभा भी कह सकते हैं। यह एक स्थायी सदन है और इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है, इसकी सीटें होती है विद्यार्थियों 250 होती है, 250। हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2 या 3 वाक्य लिखिए। हास्यकरण में किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए में धकेल दिया जाता, अर्थात आपने सुना है कि अपने मारवाड़ी में लोग कहते हैं, यानी आम बोलचाल भाषा में लोग कहते हैं कि समाज से बाहर करना, यानी उसके समाज के कानून और नियमों से उस व्यक्ति को धकेल देना किसी कारणवश। हास्यकरण वाला व्यक्ति सामुदायिक मुख्यधारा में नहीं होता है। हास्यकरण लोग या समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं, यानी उस समुदाय के नियमों का पालन नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों को उस समुदाय के अंदर तो नहीं रखा जाता, लेकिन उनसे समुदाय के नियमों से हटा दिया जाता, जैसे लोगों के देखरेख में वह नीचा माना जाता है, यानी उसे धकेल दिया जाता है। औपनिवेशीकरण से क्या आशय? किसी देश द्वारा अन्य देशों को अपने नियंत्रण में बना लेना, अर्थात दूसरों की अर्थव्यवस्था का अपने हित के लिए उपयोग करना, यानी किसी व्यक्ति की वस्तुओं का या किसी देश की वस्तुओं का अपने देश के अंदर किसी कार्य के अंदर यूज किया जाता है, इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या थी? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें सरकारी दस्तावेजों, दफ्तरों, कार्यालयों आदि
की समस्या थी। इसमें धर्मों के आधार पर, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, इसमें से धर्मों के आधार पर भी उनमें विविधताएं रह गई थी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाबों ने व्यापारिक दृष्टि से, यानी व्यापारिक छूट, बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर लगाना शुरू कर दिया, व्यापार में छूट मांगनी शुरू कर दी, उसके सिक्के डालने वाली मशीनों के ऊपर अधिकार कर लिया। बंगाल के नवाब थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्येक क्षेत्र में अपने हिस्से मांग रहे थे और उनको कम दाम दे रहे थे। इसके अच्छा का क्वेश्चन देखिए, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह फायदा हुआ? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था, जिससे बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में विस्तृत आप लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? विद्यार्थियों, आपको पता है कि टीपू सुल्तान एक मैसूर का शासक था और मालबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर में स्थित है। मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। मैसूर के अंदर से होकर के उनको इस व्यापार को करना पड़ता था और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान होता था, उनके व्यापार के अंदर बाधा डालता था और उनसे पैसे हड़पने या कर वसूलने की प्रयास करता था। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रेत नील की खेती से दोस्तों इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि अंग्रेज लोग थे, वह उनसे खेती जबरदस्ती करवा, वे रेत यानी किसान नील की खेती नहीं करना चाहते, फिर भी अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती करवा करके उन्हें कम दाम पर लेकर के आगे अधिक दामों पर बेचते रहे थे, जिससे किसान अपने निजी फायदे के लिए इसे मना कर रहे थे और किसानों को बिल्कुल मेहनत ज़्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास अनेक कारण होते थे। कहते थे कि लड़की है, घर की इज्जत है, अगर लड़की स्कूल जाएगी, पढ़ लिख लेगी तो वह समाज के अंदर नाम बदनाम हो जाएगा। लड़की बड़ी होने के बाद उन्हें अपने परिवार में नहीं रहना, उन्हें तो दूसरे घर में जाना। ऐसे बहुत सारे कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। धात्विक और अधात्विक खनिज, नाम से स्पष्ट हो रहा है विद्यार्थियों, धात्विक और अधात्विक। धात्विक का मतलब है वे खनिज जिसके अंदर धातुओं की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक खनिज यानी जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि। अगला देखिए, भारत के मानचित्र में कोई 4 स्थान को अंकित करे, यानी इसमें आपको 7 दिए, कोलकाता, दिल्ली, सूरत, भोपाल, जयपुर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार। इसमें से आपको चारों को अंकित करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने भारत का मानचित्र, दिल्ली जो आपको यहाँ दिखाया गया है, भोपाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये मानचित्र खाली मानचित्र परीक्षा में दिया हुआ आएगा। इसके अंदर आपको इस प्रकार बिंदु लगा के उन स्थानों के नाम लिखने जो अभी क्वेश्चन में दिए थे ना, उन्हें क्वेश्चन में दिए गए स्थानों के नाम आपको मानचित्र के अंदर भरने। जैसे इसमें 7 दिए, इसमें से 4 भरने का कहा तो आपको 4 भरने, जैसे इस मानचित्र के अंदर आपको दिखाया गया है।